हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कभी कभी 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी कभी 2 नंबर में आते हैं, कभी कभी 3 नंबर में आते हैं। तो इन क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और ये एग्जाम जो आपका है 20 फरवरी, जो आपका 23 फरवरी के लिए एग्जाम है, तो 23 फरवरी के लिए आपका एग्जाम है। जो अगर 23 फरवरी को एग्जाम है उसमें आपके लिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2 नंबर में और 3 नंबर में आए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं और ये पूरी किताब के क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी ये मैं जो एग्जाम जो क्वेश्चन लेके आया हूँ 2 3 नंबर वाले, ये पूरी किताब से लेके आया हूँ। मतलब हर चैप्टर से आपके, ये हर चैप्टर के जो है क्वेश्चन लिए गए हैं। यानी आपके जो चैप्टर 1 से लेकर 13 तक जितने भी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब आज मैं लेके आऊँ। और ये सभी क्वेश्चन एक एक या 2 2 नंबर में पूछे, सॉरी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो वो आज मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनसेक फलन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब अनसेक अनसेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले यानी अनसेक फलन होता क्या है? तो बेफल, यानी इसमें क्या होता है? ऐसे फल, ऐसे फल जो बिना निश्चय के बनते हैं, ऐसे फल जो बिना निश्चय के बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसेक फलन कहते हैं। जैसे बात करें तो उदाहरण होता है केला, नाशपाती, संतरा ही होते हैं। तो बात करते हैं थोड़ी की, प्राय निश्चय के बाद, प्राय निश्चय के बाद अंडा से फल में परिणत हो जाते हैं। अंडा से होते हैं, फल में परिणत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडा से फल में विकसित हो जाते हैं। कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडा से फल में परिणत हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं अनसेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसेक फलन कहते हैं। और इससे प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनसेक फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनसेक फल। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अनसेक फलन। और जो प्राप्त होते हैं, जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं अनसेक फल, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, केला हो गया, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास आदि, ठीक। अब बात करें अनिषेक फलों में। अनिषेक फलों में बीजांड होता है, बीज में परिवर्तन नहीं होता है। जो बीजांड होता है, बीज में परिवर्तन नहीं होता, निश्चय होता नहीं है। तो बीजांड बीज में परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद जो होते हैं इसमें बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? अर्थात ये फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन ये हुआ है, विपंसन पर टिप्पणी कीजिए। विपंसन क्या होता है ये हम जानेंगे। विपंसन क्या होता है? जब किसी पुष्प के अंदर हम कृत्रिम परागण कराते हैं। क्या कराते हैं? कृत्रिम परागण कराते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसके पुष्प के परागकोश के लिए अलग कर देते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि विपंसन पर टिप्पणी कीजिए। क्या है? किसी द्विलिंगी पुष्प के नर, किसी द्विलिंगी पुष्प के नर जननांगों जैसे पुंकेसर या परागकोशों को उनके परिपक्व होने से पहले, परिपक्व होने से पहले क्या करते हैं? परिपक्व होने से पहले हटा देने की प्रक्रिया को कहते हैं विपंसन कहलाती है। परिपक्व होने से पहले इस प्रक्रिया को हटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विपंसन कहते हैं, ठीक। विपंसन की प्रक्रिया कृत्रिम संकरण में पुष्प के स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। जो विपंसन की होती है पुष्प के अंदर क्या होती है? स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है। विपंसन या बंधकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्पों के परागकोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाल लिया जाता है। कलिका अवस्था में होते हैं तो उसी समय चिमटी से निकाल लेता है परागकोशों के लिए, ठीक है। एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। यानी पुष्प जब उससे परागकोश निकाल लिए जाएंगे तो उसके जो अंदर केवल मादा जनक बचेगा, तो बन जाएगा, मादा पुष्प बन जाता है, ठीक है। कैसा था? मादा पुष्प के रूप में उसका उपयोग किया था, यानी मादा जनक के रूप में किया था, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले आप। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये हुआ, बहुपूर्णता पर टिप्पणी कीजिए। यानी बहुपूर्णता उस पर टिप्पणी करनी है, ठीक। अब बात करते हैं बहुपूर्णता क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे बहुपूर्णता होती क्या है। बहुपूर्णता ऐसी होती है, किसी बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण, आप बता सामान्यतः एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण होता है, ठीक है। अब एक से अधिक भ्रूण होने, जब किसी बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? बहुपूर्णता कहते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, प्राय एक बीज के अंदर एक ही भ्रूण का विकास होता है, ठीक। एक ही विकास होता है एक भ्रूण का। लेकिन कभी कभी इससे एक ही बीज में, कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, ठीक है। एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इस घटना को कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। बस एक ही होता है। अब एक से अधिक हो जाए भ्रूण तो क्या होता है? बहुभ्रूणता कहलाती है। बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूविनहोक ने की थी, ठीक है।
बैंड थे संतरे के अंदर की थी, किसके अंदर? संतरे के अंदर की थी, एंटोन वोन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। तो ये थी बहुमूर्ता। अब बात करते हैं अगले अगले क्वेश्चन है, दोहरा निषेध पर टिप्पणी कीजिए। जो दोहरा निषेधन है इस पर टिप्पणी करनी है, ठीक। तो दोहरा निषेध क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो आपको पता होगा, जो नरयुग्म होता है, नरयुग्म कितने, जो पराइनल का होती है, क्या होती है? पराइनल का होती है। पराइनल का दो नरयुग्म होते हैं, एक होता है आगे की ओर, एक होता है पीछे की ओर। तो इसमें से एक नरयुग्म क्या करता है? एक अंडकोश का संलयन करता है, और एक किसे करता है? एक करता है द्वितीयक केंद्र का से। एक करता है जो अंडकोश का होती है उससे संलयन करता है, और दूसरा नर केंद्र क्या होता है? वो द्वितीयक केंद्र से संलयन करता है। इस प्रकार से दो बार संलयन होता है, तो इसी प्रक्रिया में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोहरा निषेधन। यहाँ पे लिखा होता है परागनलिका में दोनों नर केंद्र परागनलिका में दोनों नर केंद्र नरयुग्मक की तरह कार्य करते हैं। नरयुग्म नर केंद्र की तरह काम, नर युग्म की तरह कार्य करते हैं, तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नरयुग्म क्या करता है? एक नरयुग्म अंडकोश का संलयन करता है, ठीक है, यानी निषेचन हो जाता है, ठीक। एक तो अंडकोश का निषेचन होता है, तो दूसरा नर केंद्र, जो दूसरा नरयुग्म होता है वो द्वितीय केंद्र से निषेचित हो जाता है। यानी पहला होता है अंडकोश का, दूसरा होता है, दूसरा कैसे होता है? द्वितीय केंद्र से होता है, ठीक है। द्वितीय केंद्र से निषेध हो जाता है, अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन की प्रक्रिया हुई है, एक ही भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन की प्रक्रिया हुई है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक है, या द्विनिषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दो बार निषेचन हुआ तो दोहरा निषेचन कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्या कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया आवर्तबीजी पौधों में होती है, सिर्फ जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें ये क्रिया होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि उल्वेदन, जो उल्वेदन यानी एमोसिंथेसिस है, इस पर ये क्या है? उल्वेदन के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा ये माता गर्भाशय होता है, कुछ इस टाइप का माता गर्भाशय होता है। यहाँ पर अपरा होता है, वो होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होता है। मैं भी सही से बनाता हूँ, इस प्रकार से गर्भाशय होता है। गर्भाशय में यहाँ पर ही अपरा होता है, ठीक है, यहाँ पर अपरा होता है, ये होता है अपरा, ठीक। अपरा से ही क्या जुड़ा होता है? अपरा से भ्रूण जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे अपरा से भ्रूण जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से, ठीक, भ्रूण जुड़ा होता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? इसके अंदर भरा होता है जो भ्रूणीय द्रव होता है, उसे कहते हैं एमनियो द्रव होता है, एमनियोटिक द्रव होता है, वही भरा हुआ होता है, ठीक है, एमनियोटिक द्रव भरा होता है। अब क्या करते हैं? किसी सुई की सहायता से, सिरिंज होती है उसी की सहायता से इसे क्या करते हैं? इसमें थोड़ा सा क्या निकालते हैं? 20 ml लगभग, कितना? 20 ml द्रव निकाल लेते हैं, 20 ml द्रव निकालते हैं, फिर इसकी जांच की जाती है लैब में जाकर। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एमनियोसिंथेसिस या फिर उल्बेदन। इससे एमएल 20 ml निकाला है, द्रव निकाला है, ये वाला इसकी जांच की जाती है लैब में लाके, इसमें कोई विकार देखे आते हैं, गुणसूत्री विकार होते हैं और भी विकार होती है, उन सबको देखा जाता है, ठीक है। इससे भ्रूण की भी जांच होती है, भ्रूण के लिंग की भी जांच हो जाती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भाशय में भ्रूण की गुणसूत्री असामान्यताओं की तथा अवस्था में अन्य अवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इससे गर्भ इसमें गर्भ से एमनियोटिक द्रव, जो एमनियोटिक द्रव हुआ है, एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन की सहायता से इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है, तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो जाती है, लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जो लिंग परीक्षण है, इसीलिए, क्योंकि इससे क्या होता है? भ्रूण हत्या होती है, बहुत ज्यादा भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों को खत्म कर देते हैं भ्रूण में ही। इसीलिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने इस पर क्या करी? रोक लगा दी। ये सरकार ने लिंग परीक्षण में क्या करी? रोक लगा दी, ठीक। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि चिकित्सीय समापन एमटी पर टिप्पणी कीजिए। एमटीपी है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। इस प्रकार क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आते हैं, तो हम देखने वाले हैं क्या है इसमें लिखा हुआ एमटीपी क्या होती है। तो एमटीपी क्या होती है? एमटीपी क्या होती है? इसके द्वारा क्या होता है कि बच्चा होता है, भ्रूण होता है, अगर उसके अंदर कोई रोग है फिर और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए गिरा दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, इसे कहते हैं एमटीपी। तो लिखा हुआ गर्भावधि पूर्ण होने से पहले, यानी गर्भावधि पूर्ण होने से पहले भ्रूण को समाप्त कर देना, यानी भ्रूण के लिए नष्ट कर देना, चिकित्सीय सहायता का समापन कहलाता है, एमटीपी कहलाती है, ठीक। यहाँ पर एमटीपी कहलाती है, चिकित्सीय सहायता का समापन कहलाता है, एमटीपी कहलाता है, ठीक।
यह प्रक्रिया गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में, यानी प्रथम तिमाही मतलब पहले 3 महीने, 1 से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर करानी चाहिए, यानी 12 सप्ताह अथवा 12 सप्ताह तक सुरक्षित होती है। अगर 12 सप्ताह के बाद करोगे तो किसी न किसी की जान जा सकती है। यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब यह कराना आवश्यक होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जैसे कि मान लो अगर बच्चे के अंदर कोई भ्रूण है, उसके अंदर कोई रोग हो जाता है, भूडी रोग होता है, क्रोमोसोमल कुछ भी हो जाता है, तो उसको गिराने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे बलात्कार में उत्पन्न भ्रूण, बात करें जैसे बलात्कार से उत्पन्न भ्रूण, असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग होता है, जन्मजात रोग हो, या फिर गर्भ निरोधक गोलियों के विफल होने पर उत्पन्न होता है भ्रूण, उन सब ये सब कंडीशन होती है, तब क्या होता है ये भ्रूण एमटीपी कराई जाती है। ठीक है, अगर ये सब कंडीशन लागू हो रही है तब ये क्या होता है, एमटीपी कराई जाती है, ऐसा नहीं करानी चाहिए। अब बात करते हैं आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, क्यों कराई जाती है, जब कोई जैसे अपने बच्चे की जांच कराने के लिए कोई कहीं पे विवाद होता है, बलात्कार होता है, उस टाइम पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, कैसी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू क्या होता है, खूनी होता है, बलात्कारी होता है, अपराधी होता है, फिर पैतृक की माता पिता की जांच होती है, तो उन सब की उपयोग की नहीं, जांच करने के लिए क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया था। ठीक, इस तकनीकी में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। इस तकनीकी के बारे में सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। जो इनके बारे में, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एलेक्स जेफरे थे। एलेक्स जेफरे ने पता लगाया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर या फिर लार या बाल या वीर या योनि द्रव या अन्य पदार्थों से क्या होता है, डीएनए लेते हैं। ठीक, अन्य पदार्थों से क्या लेते हैं, डीएनए लेते हैं, तथा इसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं, फिर उससे उसकी समानताओं को मैच कराते हैं, समानताएं देखते हैं। इस आधार पर डीएनए मैच कराया जाता है कि देखते हैं दोनों के जो लक्षण है, दोनों डीएनए के जो गुण है वो सेम हो रहे हैं, तो भैया तो बलात्कारी होकर बलात्कारी के देखो, एक तो जो जांच सैंपल मिला, सैंपल के एक तो सैंपल होता है, सैंपल का डीएनए मिलाते हैं, सैंपल का डीएनए होगा। ठीक है, सैंपल का डीएनए, अब मान लो इनमें से किसी एक का डीएनए लेंगे, इनका इसमें से किसी एक का डीएनए लेंगे। ठीक है, जिसकी भी जांच करें तो इन दोनों को अगर मिला दें विभिन्नता समान है, अगर इनके अंदर समानता पाई जाती है तो वही होता है बलात्कारी, या फिर बलात्कारी जो भी होता है वो वही होता है खूनी। ठीक, अब बात करते हैं आगे पर्सनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, कराई कब जाती है, पहले जाने टेस्ट ट्यूब बेबी कराई कब जाती है, ये कब तब कराई जाती है जब जो माता पिता होते हैं उनके लिए संतान प्राप्त नहीं होती है, या फिर माता के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, फिर पिता के अंदर शुक्राणु की कोई प्रॉब्लम होती है, तब ये एमटीपी कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या ये पढ़ेंगे, यह तकनीकी उन दंपतियों के लिए उपयोग में लाई जाती है जिनमें या तो पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम पाई जाती है, या फिर स्त्री गर्भाशय नहीं ठहरता है, या फिर स्त्री गर्भ नहीं ठहरता, या फिर शुक्राणु की पुरुष होते हैं उसके अंदर, वीर्य के अंदर, सीमेन के अंदर तो क्या होता है, स्पर्म की संख्या यानी स्पर्म काउंटिंग कम होती है, तब ये पर्सनली टेस्ट ट्यूब बेबी कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस तकनीक में होता क्या, देखो इस तकनीक में लैब के अंदर जो माता का अंडाशय होता है उसके लिए, और पिता का शुक्राणु होता है उसके लिए, इन दोनों के लिए लैब के अंदर लेके आते हैं। इन दोनों के लिए क्या करते हैं, लैब के अंदर लेके आते हैं, अंदर क्या करते हैं, निषेचन कराते हैं। क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं, लैब के अंदर लाकर निषेचन कराते हैं। तब इसमें जो भ्रूण बनता है, जो भ्रूण बनता है, भ्रूण नहीं जिस तब इसके अंदर जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट के लिए क्या करते हैं, मादा के अंदर द्वारा गर्भाशय में क्या करते हैं, द्वारा गर्भाशय में भेज देते हैं, और इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो पूरा विकास क्या होता है, गर्भाशय के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, संलयन जो होता है, संलयन भार होता है, बकाया सब पूरी प्रक्रिया जो विकास होता है वो माता गर्भाशय में होता है। ठीक, इस तकनीकी में प्रयोगशाला में पत्नी के अंडाणु को पति के शुक्राणु से एक प्रखनली में निश्चित कराया जाता है। इसके बाद तैयार भ्रूण को फैलोपियन नलिका, जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर भ्रूण का विकास स्त्री में सामान्य रूप से होता है, स्त्री के अंदर होता है, स्त्री गर्भाशय में सामान्य रूप से होता है, तथा 9 महीने बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। इस प्रकार से प्राप्त जो शिशु होता है उसको क्या कहते हैं, प्रखंडित शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रखंडित शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ। क्या कहते हैं, आईबी, इस प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ। ठीक है,
इस प्रक्रिया को कहते हैं आईवीएफ, और जिससे प्राप्त होता है बेबी उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। इसका स्क्रीन शॉट लो, तो स्क्रीन शॉट ले लें यहाँ पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रोमैग्नन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जो क्रोमैग्नन मानव थे, ये विकास चैप्टर से लिया गया है। जो क्रोमैग्नन मानव है उस पर उसका क्वेश्चन है, उस पर टिप्पणी करनी है। तो क्रोमैग्नन मानव होते क्या है? ये जो होमोसेपियंस है इन्हीं से बने हुए, देखो क्रोमै जो हम लोग हैं, हमारे विकास इन्हीं से माना जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है उसमें? क्रोमैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। क्या होता है? होमोसेपियंस है। ठीक, होमोसेपियंस फासिलिस है। ठीक है, फासिलिस है। क्रोमैग्नन मानव का आधुनिक क्रोमैग्नन क्रोमैगन मानव आधुनिक मानव के अधिक समीप था। जो अधिक समीप है, जो क्रोमैग्नन मानव है, जो हमारे हम लोग आधुनिक मानव है, इनके बहुत समीप था। ठीक है, आधुनिक मानव का विकास लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ है। 10,000 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, मैग्नन मानव से 10,000 पूर्व मैग्नन मानव से चतुर्थक कल्प में हुआ था। ठीक है, चतुर्थक कल्प में हुआ था। और क्रोमैग्नन मानव का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था? 50,000 वर्ष पूर्व हुआ था। नहीं, जो आधुनिक मानव है उसका तो विकास हुआ 10,000 वर्ष पहले, और जो क्रोमैग्नन मानव है उसका विकास कब हुआ? उसका विकास हुआ 50,000 साल पहले। ठीक है, अब इनकी बात करें, गुण की बात करें, तो इनकी विशेषता थी क्या क्या थी इनकी? तो इनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर थी। ठीक, अगर बात करें इनका चेहरा था, चौड़ा था, बाहें हल्की थी, और जो थोड़ी स्पष्ट थी, जो ये थोड़ी थी कि स्पष्ट थी। और ये कला प्रेमी थे, बुद्धिमान भी थे, और मुर्दों को दफनाते थे। जो क्रोमैग्नन मानव थे, ये क्या थे? ये कला प्रेमी भी थे और बुद्धिमान भी थे, और क्या थे? और ये जो क्या कहते हैं, मुर्दों को दफनाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे। इसमें क्या है? आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीयता यानी अमीयता अमीबियसिस पर टिप्पणी कीजिए। अमीबियसिस है, इस पर टिप्पणी करनी है। तो इसका पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉज नहीं, इसको बीमारी करता कौन है? तो परजीवी कौन होता है? परजीवी होता है अमीबी पे अमीबी अमीबा हिस्टोलिट का होता है। ठीक है, एंड अमीबा हिस्टोलिट का होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अमीबा होती कैसे। तो अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिट का मानव शरीर में आंत में पाया जाता है। हमारी आंत होती है, आंत के अंदर एंड अमीबा हिस्टोलिट का पाया जाता है। ठीक है, अंतः परजीवी होता है। अंतः परजीवी प्रोटोजोन्स है। ठीक है, एक अंतः परजीवी प्रोटोजोन्स है जो अमीबी पेचस या फिर अमीबता या अतिसार अमातिसार होता है। अमातिसार रोग उत्पन्न करता है। घरेलू मक्खी इनकी क्या होती है? रोग वाहक होती है। जो घरेलू मक्खी होती है ये करती है इसका रोग वाहक होती है। अगर बात करें इसको रोकथाम की, रोकथाम की बात क्या करते हैं? रोकथाम क्या होती है? ये भोजन को अच्छी तरह से पका खाना चाहिए। जो भोजन होता है भोजन को अच्छी तरह से पका खाना चाहिए। सब फल सब्जियां आदि को ठीक प्रकार से क्या करें? धोना चाहिए। अच्छे प्रकार से करने धोना चाहिए। ठीक, और नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए। ठीक, और बात करते हैं आगे। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रखना चाहिए। ये सब क्या होते हैं? ये इसके होते हैं, सब इसके होते हैं रोकथाम के उपाय होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इनके रोकथाम उपाय। तो 3 रोकथाम उपाय लिखे हैं। क्या होता है? खाना अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, और सब्जी को धोकर खाना चाहिए, नियमित रूप से नहाना, नाखून काटना, भोजन से पूर्व हाथ धोना चाहिए, बाद में हाथ धोना चाहिए, और स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन टीकाकरण। तो टीकाकरण होता है, ये क्या होता है? टीकाकरण आप जानते हो वैक्सीनेशन होता है, उसके वो वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो टीका बनता कैसे? वैक्सीन बनती कैसे? मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या फिर उनके उत्पादों से बने पदार्थों को हम टीका कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्सीन टीका कहते हैं। ठीक, मृत हो या फिर क्या हो, निष्क्रिय हो, सूक्ष्म निष्क्रिय जीव होते हैं, उनके जो सूक्ष्म या फिर उनके पदार्थ होते हैं, उनसे बने होते पदार्थ होते हैं, बने पदार्थ उत्पादों से बने पदार्थ को टीका कहलाते हैं। यानी कि जो मृत या सूक्ष्म जीव होते हैं उनके उत्पादों से बने पदार्थों को टीका कहते हैं। ठीक है, तो टीका को शरीर में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को कहते हैं टीकाकरण कहते हैं। ये टीका होते हैं, जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन के लिए अगर हम शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं उसी को हम टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों, जैसे बात करें पोलियो है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, चेचक है, आदि रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय उपादित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उपादित मतलब बाहर से दी हुई प्रतिरक्षा को प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीका। बी तथा टी लिम्फोसाइट जो होती है, बी तथा टी लिम्फोसाइट होती है, कोशिका होती है, उनके द्वारा बनते हैं। ठीक है, जो रोगजनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षा बना लेते हैं। ये बी और टी लिम्फोसाइट से बनी हुई होती है। ये रोगाणु कोशिका होती है, उनके लिए तुरंत पहचान लेती है, उनके प्रति क्या करती है? एंटीजन बना देती है। ठीक है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन के लिए क्या उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, अब बात करें जैसे जहरीले सर्प के काटने पर या टिटनेस में जो टांके लगाए जाते हैं उनमें पहले से ही क्या होता है? प्रतिरक्षी होते हैं। उनमें पहले से क्या होता है? प्रतिरक्षी होते हैं। ठीक है, पहले से प्रतिरक्षी होते हैं। ठीक,
इस प्रकार से लिखना है मिट्टी के कण के बारे में। अगर आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ पे। बात करते हैं अगला, एल्कोहल के दुरुपयोग। एल्कोहल के दुरुपयोग ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, जो दारू वगैरह होती है, शराब होती है, इन सब के बारे में भी लिखना है कि दुरुपयोग क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है। तो घर में क्या होता है, क्रूरता आती है, इंसान पी के नहीं आता, उससे नशा बहुत होता है, मादकता आती है, तो ये सब भी लिखना है, ठीक है। और बहुत कुछ चोरी करना सीख जाता है जो व्यक्ति दारू वगैरह लेता है उसे। अल्कोहल को सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्कोहल उसके शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाला मादक पदार्थ है। ये क्या है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले मादक पदार्थ है। दुष्प्रयोग क्या है इसके, दुष्प्रयोग क्या है, दुष्प्रयोग क्या है, इसके प्रयोग से तंत्र का तंत्र दुर्बल हो जाता है, जिससे आत्मनियंत्रण में कमी आती है, मस्तिष्क कमजोर होता है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाता है, एकाग्रता की कमी होती है, ठीक, आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका तंत्र पूरा खराब हो जाता है, सोचने समझने बोलने बात करने सबकी शक्ति खराब हो जाती है, सबकी कमी हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं, व्यक्ति अपने ही घर में क्या करता है, चोरी करने लगता है, अपने घर में चोरी करता है, फिर दूसरे घर में भी चोरी करने लगता है, मादकता में शराब शराब पीने के बाद में। और इससे क्या होता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति दारू का सेवन करते हैं उनके लिए हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। और व्यक्ति बर्बरता और हिंसा के रूप में ले लेता है। जो व्यक्ति होता है नशा करने के बाद में उसमें बर्बरता और हिंसा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप जहां तक है खुद से भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दारू पीने से क्या क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बस लिखना है और कुछ नहीं है। बात करते हैं आगे, जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो जैव उर्वरक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक होते क्या है, ये जीवाणु द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं जैव उर्वरक, जो क्या होते हैं, जो खेत की जो उपलब्धता के लिए बढ़ाते हैं, उत्पादन में फसल के उत्पादन में मदद करते हैं, ठीक। इस प्रकार से लिखा हुआ है इसमें कि विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, ठीक। इन्हीं इन्हीं इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ा देते हैं। ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थों में उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एनामिना हो गया, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। ये रासायनिक उर्वरक की तुलना में बहुत अत्यधिक उपयोगी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से बहुत ही सस्ते होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं, तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। मृदा होती है उसकी उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। जबकि रासायनिक उर्वरक होते हैं, अगर इनका उपयोग करें, डीएपी होगा, इन सब का उपयोग करें, तो क्या होता है, इनसे क्या होता है, इन सबसे क्या होता है, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं इन सबसे क्या होता है, इनसे जो मिट्टी होती है, इसकी जो होती है उर्वरकता, वो क्या होती है, खराब होने लगती है, यानी जो मृदा है, मृदा बंजर होने लगती है, ठीक है। जो मृदा होती है बंजर हो जाती है, साथ ही पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो मृदा होती है बंजर हो जाती है, और साथ में क्या होता है, जो क्या साथ में क्या होता है, देखो, साथ में पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जैव के बारे में लिखेंगे। आगे देखते हैं, क्या आगे लिखा हुआ है, बायोगैस। बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है, बायोगैस पर। तो बायोगैस होती क्या है, बायोगैस, इसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, जो ये गोबर गैस प्लांट से बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। उसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती है, तो उसके बारे में लिखना है। बायोगैस विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों के द्वारा घरेलू घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट होते हैं। कृषि अपशिष्ट होते हैं, इन पदार्थों का उपयोग करके बनाई जाती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मेथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है, जो मीथेन का उत्पादन करता है। अर्थात बायोगैस में मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक कौन सी गैस होती है बायोगैस के अंदर होती है CH4, यानी मीथेन गैस सबसे अधिक होती है। इसे गोबर से तैयार किया जाता है, इसका इसे क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहा जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। जो बायोगैस है इसके लिए गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि गोबर से बनाई जाती है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, इस गैस का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने में किया जाता है और प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ये गैस CH4 गैस है। इस गैस का या तो खाना बनाने में उपयोग करते हैं, या फिर किस में करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने में करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं क्या है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बीटी फसल है, इससे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहले बीटी फसल होती क्या है, जो बीटी फसलें होती है, जैसे बीटी मक्का, बीटी कपास होती है, जैसे बैसिलस थ्यूरिन जिससे नाम जीवाणु होता है उससे तैयार की जाती है। कौन से, बैसिलस थ्यूरिन जिससे नाम जीवाणु, ठीक है। बीटी एक अनुवांशिक रूपांतरित फसल है। इसे जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किया जाता है। ये कौन सी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किया जाता है,
इसमें बैसिलस थ्यूरिंजियसिस मतलब बैसिलस थ्यूरिंजियसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यह एक जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। कौन सा विष उत्पन्न करता है? बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है, जब कोई कीट इस फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्या करता है? नष्ट क्षतिग्रस्त करता है। इससे होता है जो जो कीट होता है उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है, यानी कीट वहीं पर मर जाता है, वह कीट मर जाता है। ठीक, यह एक फसल कीट प्रतिरोधी होती है। फसल होती है कीट प्रतिरोधी होती है। बीट जैसे बात है, बीटी कपास है, बीटी बैगन है, बीटी टमाटर है, या फिर बीटी मक्का होगी, ये सब क्या होती है? ये कीट जो कीट प्रतिरोधी होती है, ये फसलें होती है कीट प्रतिरोधी होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी कीजिए। यानी ये क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहले हम जानेंगे प्रतिबंधन एंजाइम होते क्या है। तो प्रतिबंधन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के लिए दो खंडों में काटता है, डीएनए के लिए तोड़ता है। ऐसा एंजाइम जो डीएनए के लिए तोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इनके लिए आणविक कैंची भी कहते हैं, आणविक चाकू भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो एक होता है बाहर की साइड काटने से, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, इस डीएनए को जो बाहर की साइड काटता है, जो बाहर की साइड काटेगा उस प्रतिबंधन एंजाइम के लिए कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, यानी एक्सोन्यूक्लियस। जो बाहर की ओर काटेगा उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस, और जो अंदर की ओर काटता है फिर कोई विशेष स्थान पर काटता है उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो ये क्या होते हैं? जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं ये डीएनए खंड को काटने का काम करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। इनके लिए इनको आणविक कैंची या फिर आणविक चाकू कहा जाता है। इनकी खोज का श्रेय किसे आता है? आर्बर। जो कौन थे? आर्बर थे, उनके लिए इन प्रतिबंधन एंजाइम खोज का श्रेय जाता है। एक अब बात करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट सकता है। यह जीवाणु द्वारा प्रतिरक्षा साधन के रूप में क्या करता है? संचलित होते हैं। ये क्या होते हैं? जीवाणु द्वारा बनते हैं। किस द्वारा बनते हैं? जीवाणु द्वारा बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक, अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये जीन चिकित्सा क्या होती है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमारे लिए। तो इसमें क्या देखो, जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। यानी कोई इंसान के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है तो उससे क्या करते हैं? उसे अच्छे जीन से बदल देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या फिर भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया सकता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं के अंदर या फिर ऊतकों के अंदर प्रवेश कराया जाता है। ठीक, जो निष्क्रिय जीन की क्षति पूर्ण करके उसके कार्यों के लिए संपन्न करते हैं। जो निष्क्रिय जीन होते हैं उनके लिए संपन्न कार्यों करने के लिए संपन्न करते हैं। ठीक है, फिर इसका देखते हैं आगे। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डाइअमीन जो एडीए है उसकी कमी को दूर करने के लिए किया था। 1990 में पहली बार किया था, 4 वर्ष की लड़की थी उसके लिए। ठीक, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं आगे इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है सहभोजता के ऊपर। सहभोजता क्या होता है? ये ऐसा संबंध होता है, दो जीवों के बीच का संबंध होता है। सहभोजता होता है, परजीवता होता है। सहभोजता, परजीवता और एक कौन सा होता है? 3 होते हैं, 3-4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सहभोजता होता है, एक होता है परजीवता होता है, एक होता है सहोपकारिता। ठीक, तो हम पढ़ेंगे अभी पहले देखते हैं सहभोजता के बारे में। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है। ये देखो, ये ऐसा संबंध है नहीं, ये दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को क्या होता है? एक जीव को तो लाभ होता है, एक को तो क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन दूसरा जीव होता है उसे ना लाभ होता है ना ही क्या होती है, ना ही उसे हानि होती है। यानी एक को तो लाभ होता है और एक को ना हानि होती है, लाभ होती है। तो इसे क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं। ठीक, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं। जैसे बात करते हैं तो जो आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ तथा आर्किड में संबंध, आम के पेड़ और आर्किड में संबंध होता है, उसे कहते हैं सहभोजता का संबंध कहते हैं। और बेल मछली होती है, बेल मछली के ऊपर बाल निकल होते हैं, जो बाल निकल होते हैं उनमें संबंध होते हैं। ठीक, और पायलट मछली तथा शार्क मछली में संबंध आदि क्या होते हैं? ये सहभोजता के उदाहरण होते हैं। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है परजीवता। तो परजीवता क्या होता है? जो परजीवता होता है इसमें क्या होता है? ये भी दो जीवों के मध्य संबंध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक जीव को हानि होती है और एक को लाभ होता है। देखो, यह दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, एक जीव होता है उसको लाभ होता है, परंतु दूसरा जीव होता है, दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। यानी जो परजीवी होते हैं किसी मनुष्य के ऊपर रहते हैं, मनुष्य के ऊपर जू होते हैं, तो मनुष्य को तो उसमें मतलब क्या होती है? हानि होती है, और जू होते हैं उसके लिए लाभ होता है।
इस संबंध को इस संबंध को कहते हैं, इस संबंध को कहते हैं परजीव, यानी दूसरे के ऊपर जीव रहते हैं उसके लिए बात करते हैं। मनुष्य तथा खटमल के बीच संबंध है, फिर जू के बीच संबंध। तो ये मनुष्य होता है, मनुष्य का तो खून खाता है, खून पीता है, वो क्या होता है, खून चूसता है, और ये क्या होता है, इसके लिए भोजन मिलता है, खटमल होता है, उसे भोजन मिलता है, इससे तो लाभ होता है, तो खटमल को तो लाभ होता है, और मनुष्य के लिए क्या होती है, इसके लिए हानि होती है, ठीक। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब बात करते हैं आगे, सौपकारता की बात करते हैं। तो सौपकारता ये भी दो जीवों का संबंध होता है, जो ऐसी ऐसी प्रजातियों के बीच में, ऐसी दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी परस्क्रिया जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाभ होते हैं, एक के लिए लाभ होता है, दूसरे को भी लाभ होता है, दोनों के लिए लाभ होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सौपकारता कहते हैं। इसलिए इसमें दोनों जातियां कहते हैं एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे बात करें तो पादप और शैवाल के बीच में से कहते हैं माइकोराजा का संबंध होता है, और शैवाल और हरितल सॉरी शैवाल होते हैं, और जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में क्या होता है, दो जीव होते हैं, और माइकोराजा होती है, तो पादप और शैवाल होते हैं, और लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दिया है खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। खाद्य श्रृंखला है, उस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, यह क्या होता है, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक जीव दूसरे को खाता है, तथा उस जीव को भी कोई अन्य जीव खाता है। जैसे मानो कोई पेड़ है, कोई पादप है, पादप के लिए कोई खाता है, चूहा खाता है, चूहा के लिए कोई सर्प खाता है, तो सर्प के लिए क्या होगा, सर्प होगा, सर्प के लिए कौन खाता है, सर्प के लिए बाज खाता है, ठीक है। इस प्रकार से श्रृंखला बनती है। अब मान लो चूहा के लिए और भी कोई खा सकता है, चूहा के लिए बिल्ली खाती है, बिल्ली खाती है, बिल्ली के लिए मान लो किसी ने खा ली, बिल्ली के लिए मान लो किसी ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया। अब कुत्ता के लिए मान लो भेड़िया ने खा लिया, और भेड़िया को किसने खा लिया, भेड़िया को खा लिया शेर ने। इस प्रकार जो खाद्य जाल बनता है, इस प्रकार जो खाद्य जाल बनता है, श्रृंखला बनती है, इस प्रकार जो जाल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं, ठीक है। अन्य जीव दूसरे एक जीव जैसे जैसे हो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और उस जीव को दूसरा अन्य जीव खाता है, ठीक है, खाया जाता है। खाद्य श्रृंखला का अंतिम स्तर अपघटन होता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, अंतिम स्तर को तो अपघटन होता है कि जब कोई, जब मान लो पादप होता है, कोई शरीर मृत हो जाता है, उसके लिए कौन खाता है, अपघटक होते हैं। जो अपघटक, तो उसके लिए जो कारण पदार्थ था मनुष्य के शरीर का, अपघटन कौन करता है, जीवाणु करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। पहले अगर दफनाते हैं, तो अगर जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं है। अपन उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर उनका मुख्य चक्रण पूरा करता है, जो पुनः चक्रण पूरा स्टार्ट करता है दोबारा से। जो पादप क्या होता है, अपघटक होते हैं, अपघटक क्या करते हैं, जो उच्च उपभोक्ता होता है उसका अपघटन करते हैं, उसके कार्य पदार्थ को अकवरण में चेंज करते हैं, और उसके लिए क्या होता है, फिर बाहर दोबारा से होता है, जो चक्र होता है दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो खाद्य में होती है दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं अगले अगला क्वेश्चन, इसमें बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, इस पर टिप्पणी करनी है, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, ये जैवमंडल या जैवमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल या बायोस्फीयर पृथ्वी का भहभाग है, भहभाग है जहां पर सजीव निवास करते हैं, जहां पर जीवित लोग रहते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। यह स्थलमंडल होता है, जलमंडल था वायुमंडल में सम्मिलित होता है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में सम्मिलित रूप से विद्यमान होता है, ठीक है। प्राय यह जल में समुद्र, यार जल की बात करें, जल में कितने 6 किलोमीटर नीचे तक होता है, कितने 6 किलोमीटर नीचे तक होता है। अगर बात करें वायु में, तो वायु 8 किलोमीटर ऊपर तक होता है। तो बायोस्फीयर होता है समुद्र के अंदर 6 किलोमीटर नीचे होता है, और वायु में 8 किलोमीटर ऊपर होता है, ठीक, बायोस्फीयर पाया जाता है। इस प्रकार होता है ये बायोस्फीयर के बारे में टिप्पणी करें। तो बात करते हैं लोगों से आगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे दिया हुआ हॉटस्पॉट क्या होते हैं। अगर बात करें हॉटस्पॉट क्या होते हैं, हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसे स्थल जहां पर जीव होते हैं या तो मृत्यु के कगार पर होते हैं, यहाँ पे विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, या फिर क्या होते हैं, विलुप्त हो चुके होते हैं, तो ऐसे स्थल को क्या कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट, पृथ्वी पर पादपों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की घनी आबादी, उच्च जैव विविधता, उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, जो मानवीय गतिविधियों से द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। तो मानव द्वारा गतिविधि की आ रही है उनके, तो मानव द्वारा गतिविधि की आ रही है, इनके द्वारा क्या होता है, नष्ट होने के कगार पर होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। ये जैव संबंधित क्षेत्र भी कहलाते हैं, कहते हैं ये जैव संबंधित क्षेत्र भी कहलाते हैं, ठीक। भारत उपमहाद्वीप में, देखो भारत उपमहाद्वीप में इंडो बर्मा, पूर्वी हिमाचल और पश्चिमी घाट, ये क्या प्रमुख हॉटस्पॉट है। कौन कौन से, इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये क्या प्रमुख हॉटस्पॉट है, ठीक। इस प्रकार से हॉटस्पॉट के बारे में अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन पूछा गया रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक ये क्या चीज होती है, तो ये एक बहुत बड़ी पुस्तक होती है। इसमें क्या होता है, देखो आयुषीएन द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब है, एक ऐसी किताब है आयुषीएन द्वारा जारी की गई, जिसमें विलुप्त या संकटग्रस्त या दुर्लभ या फिर अनाकलित जीव जातियां एक सूचीबद्ध वर्णन दिए किया गया है। ऐसी
बुक है इसके अंदर बहुत सारी विलुप्त होने वाली, विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां हैं फिर विलुप्त हो चुकी है ऐसी जातियों को इसमें क्या सूचीबद्ध रखा गया है। उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें समस्त संकटग्रस्त जातियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो ये रेड डाटा बुक जो है हमारे लिए बहुत, पूरे जीवों की जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे एक सींग वाला गैंडा, फिर कस्तूरी जो हिरण है, बोया बाघ है, बब्बर शेर है, ये आदि जो जातियां हैं ये क्या है, सब जो इसके अंतर्गत आती है। इसमें इसके इनके बारे में सबके बारे में इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है और ये जितनी भी जातियां सभी विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया गया है नहीं, बस इतने ही क्वेश्चन थे, लास्ट इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।